मेरा नाम रमेश है। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से मैंने गरीबी देखी, लेकिन कभी किसी से नफरत करना नहीं सीखा। पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा, हालात इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते। सोच कमज़ोर हो जाए तो इंसान टूट जाता है। उन्हीं की बातों ने मेरी ज़िंदगी की नींव रखी। जब मैं 10वीं में था, तभी पिताजी बीमार रहने लगे। उनकी आमदनी कम होती चली गई और घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मेरे कंधों पर आने लगी। पढ़ाई के साथ साथ मैं भी सिलाई सीखने लगा। स्कूल से लौटकर सीधा दुकान पर बैठ जाता था। कई बार दोस्त खेलने बुलाते थे, लेकिन मैं मना कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि घर की हालत खेल की इजाज़त नहीं देती। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में एक विधवा महिला रहती थी, जिनका नाम कमला देवी था। उनकी बेटी पूजा मेरी ही उम्र की थी। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन घर की हालत बेहद खराब थी। एक दिन कमला देवी मेरे पिता के पास आई और बोली, भैया, मेरी बेटे की स्कूल की ड्रेस सिलनी है, पैसे भी पूरे नहीं है, क्या मैं बाद में दे सकती हूँ? पिताजी ने बिना कुछ कहे कपड़ा ले लिया और कहा, बहन, बच्चे की पढ़ाई मत रुकने देना, पैसे की चिंता मत करना। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि गरीबी के बावजूद दिल अमीर कैसे रहता है। कुछ महीनों बाद पिताजी हमें छोड़कर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। माँ बिल्कुल टूट गई। दुकान की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे ऊपर आ गई। मैं तब सिर्फ 17 साल का था, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया। कई रातें ऐसी थी जब खाना पूरा नहीं होता था, लेकिन माँ कभी शिकायत नहीं करती थी। वह बस यही कहती कि भगवान सब ठीक कर देगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और दुकान को संभाल लिया। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। मैंने हमेशा यही कोशिश की, जो भी ग्राहक आए उसे ईमानदारी से काम करके दूं। धीरे धीरे लोग मुझ पर भरोसा करने लगे। उसी दौरान पूजा 12वीं पास कर चुकी थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। एक शाम वो दुकान पर आई। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, भैया, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। माँ अकेली है, काम भी नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर मुझे पिताजी की वही सीख याद आई। मैंने उससे कहा, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी, फीस का इंतजाम हो जाएगा। पूजा हैरान रह गई। मैंने अपनी बचत और कुछ उधार लेकर उसकी फीस भर दी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे लगा, अगर मैं आज मदद कर सकता हूँ तो कल भगवान मेरी भी मदद करेगा। समय बीतता गया। पूजा शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने चली गई। कमला देवी अक्सर मेरे लिए दुआ करती थी। मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी सीमा बहुत समझदार थी। मैंने उसे पूजा वाली बात बताई तो उसने कहा, अगर किसी की ज़िंदगी बन सकती है तो उसमें बुराई क्या है। यही बात मुझे और मजबूत बना गई। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन सीमा बहुत बीमार पड़ गई। इलाज में काफ़ी पैसे लगने लगा। दुकान की कमाई कम पड़ने लगी। कई बार मन में आया कि पूजा से मदद मांगूं, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मैंने सोचा, मैंने मदद इसलिए नहीं की थी कि बदले में कुछ मिल जाए। उसी दौर में मेरी माँ भी कमज़ोर होने लगी। जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही थी। मैं दिन रात मेहनत करता, लेकिन हालत जैसे परीक्षा ले रहे थे। कभी कभी अकेले बैठकर पिताजी की फ़ोटो देखकर बात करता और खुद को संभालता। सीमा की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी ज़्यादा होगा। मैं हर दिन दुकान खोलता था, लेकिन मन पूरी तरह काम में नहीं लग पाता था। कभी मशीन चलाते हुए हाथ रुक जाते तो कभी नज़र दरवाजे पर टिक जाती, जैसे कोई अच्छी खबर आने वाली हो। माँ मेरी हालत समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। बस चुपचाप भगवान के आगे दिया जला देती थी। इलाज के लिए मैंने अपनी जमा पूंजी निकाल ली। कुछ रिश्तेदारों से उधार भी लिया। कई बार ऐसा लगा कि दुकान बंद करनी पड़ेगी, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता। मोहल्ले के लोग मदद की बात करते तो मैं मना कर देता, क्योंकि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। इसी बीच सीमा को कुछ आराम मिलने लगा, लेकिन खर्च अभी भी जारी था। एक दिन शाम को दुकान पर एक आदमी आया। अच्छे कपड़े पहने थे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने मेरा नाम लिया और कहा, आप ही रमेश हैं? मैंने हाँ कहा। उसने बताया कि वह शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करता है और पूजा का सीनियर है। मेरा दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। उसने कहा, पूजा मैडम ने आपको बहुत याद किया है। आज वह शहर आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। मेरे मन में कई भाव एक साथ उठे, खुशी भी, डर भी और संकोच भी। मैंने सोचा, इतने साल हो गए, न मैंने उससे कोई संपर्क किया, न कोई उम्मीद रखी, फिर भी पता नहीं क्यों दिल भारी सा हो गया। शाम को दुकान बंद करके मैं दी गई पते पर पहुंचा। जब मैं कमरे में गया तो पूजा सामने खड़ी थी। वही सादगी, वही आंखों की चमक, लेकिन अब चेहरे पर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी साफ दिख रही थी। उसने मुझे देखते ही पैर छूने जाए, लेकिन मैंने रोक दिया। वह बोली, भैया, अगर आप उस दिन मेरे साथ न होती तो आज मैं यहाँ न होती। उसकी आंखें भर आई। हम देर तक बातें करते रहे। उसने बताया कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वह डॉक्टर बन चुकी है। वह शहर के सरकारी अस्पताल में काम कर रही है। उसने यह भी बताया कि कमला देवी अब नहीं रही, लेकिन जाते वक्त उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि रमेश का एहसान कभी मत भूलना। मैंने सब सुनकर बस यही कहा कि मैंने कुछ खास नहीं किया। उसने मेरी ओर देखा और बोली, भैया, कुछ खास वही होता है जो किसी की ज़िंदगी की दिशा बदल दे। फिर उसने मुझसे घर परिवार के बारे में पूछा। मैंने सीमा की बीमारी के बारे में बताया,
लेकिन बहुत हल्के में। अगले ही दिन पूजा हमारे घर आई। उसने सीमा को देखा और डॉक्टरों की रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। उसने साफ कहा कि इलाज सही दिशा में नहीं हो रहा है। उसने तुरंत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और खुद साथ ले गई। नए इलाज से कुछ ही हफ्तों में सीमा की हालत बेहतर होने लगी। जब मैंने खर्च के बारे में पूछा तो पूजा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, भैया ये मेरे लिए एहसान चुकाना नहीं बल्कि कर्तव्य है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी सच में लौटा कर देती है। माँ पूजा को देखकर बहुत खुश हुई। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। घर में फिर से हंसी लौटने लगी। सीमा भी धीरे धीरे संभलने लगी। दुकान का काम भी पहले से ही बेहतर चलने लगा। एक शाम पूजा ने मुझसे कहा, भैया मैं चाहती हूँ हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे और पूजा जैसी बेटियों को सपना न टूटे। उसकी बात सुनकर मुझे पिताजी की वही सीख याद आ गई। मैंने बिना देर किए कहा, जो ठीक लगे वही करेंगे। पूजा की बात ने मेरे दिल में एक नई सोच जगा दी थी। अब जिंदगी सिर्फ रोजी रोटी तक सीमित नहीं रह गई थी। हमने तय किया कि उन बच्चों की मदद करेंगे जिनके सपने पैसे की वजह से रुक जाते हैं। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा मजबूत था। पूजा ने अपने अस्पताल के कुछ साथियों के साथ और मैंने मोहल्ले के लोगों से धीरे धीरे एक छोटा सा फंड तैयार होने लगा। पहली मदद हमने एक गरीब परिवार की बेटी राधा के लिए की। वह पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन उसके पिता मजदूरी करते थे। कॉलेज की फीस भरना उनके लिए नामुमकिन था। जब राधा को बताया गया कि उसकी फीस जमा हो गई है तो उसकी आंखों में जो चमक थी उसने हमारी सारी मेहनत सफल कर दी। उस दिन मुझे लगा कि मैं सच में अपने पिता की राह पर चल रहा हूँ। उधर दुकान का काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। लोग कहते थे कि रमेश का काम ईमानदार है, इसलिए भरोसे से कपड़े सिलवाते थे। सीमा भी अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी। वह घर संभालने के साथ साथ मेरे काम में भी हाथ बटाने लगी। माँ पूजा और सीमा को साथ देकर अक्सर मुस्कुरा देती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। उम्र का असर साफ दिखने लगा था। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी। इलाज का खर्च फिर से सामने खड़ा हो गया। मैं मन ही मन डर गया कि कहीं फिर वही हालत न लौट आए। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं था। पूजा हर कदम पर साथ खड़ी थी। उसने अच्छे डॉक्टर से इलाज शुरू कराया। माँ धीरे धीरे संभलने लगी। इसी दौरान फंड की जिम्मेदारी बढ़ती गई। कई लोग मदद लेना चाहते थे लेकिन हमेशा ही जरूरतमंद चुनना था। कुछ लोग नाराज भी हुए। मोहल्ले में बातें होने लगी कि रमेश अब बड़ा आदमी बन गया है। ये बातें कभी कभी चुभती थी लेकिन मैंने खुद को समझाया कि सही काम में गलत बातें भी सहनी पड़ती हैं। एक दिन दुकान पर एक पुराना परिचित आया। उसने मुझे एक बड़े शहर में दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा वहाँ पैसा भी ज़्यादा है और नाम भी। मैं उलझन में पड़ गया। अगर मैं यहाँ से चला गया तो माँ सीमा और यह फंड सब कैसे संभलेंगे। रात भर नींद नहीं आई। सुबह पूजा से बात की। उसने कहा, भैया फैसला आपका है लेकिन याद रखिए जड़ें मजबूत हो तो दूर जाना आसान होता है। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तय किया कि मैं अभी यहीं रहूँगा। मुझे लगा मेरी जगह यही है जहाँ मेरी मेहनत और नेकी दोनों की जरूरत है। समय के साथ फंड से कई बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। किसी ने इंजीनियरिंग चुनी तो किसी ने नर्सिंग। हर बच्चे की सफलता हमारे लिए अपनी जीत थी। तो मैंने सुझाव दिया कि महिलाओं को भी कुछ काम सिखाया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यह विचार सबको अच्छा लगा। हमने मोहल्ले में सिलाई और कढ़ाई की छोटी क्लास शुरू की। कई महिलाएं जुड़ने लगी। कुछ महीनों में भी अपना काम करने लगी। जब पहली महिला ने अपनी कमाई से बच्चों के लिए किताबें खरीदी तो मेरी आंखें भर आई। लेकिन जिंदगी की राह में खुशियां के साथ साथ एक और परीक्षा आने वाली थी। जिस परीक्षा की आट हमें मिल रही थी वह अचानक हमारे सामने आ खड़ी हुई। एक दिन सुबह सुबह मोहल्ले में हड़कंप मचा गया। खबरें फैली कि जिस फंड से हम बच्चों और महिलाओं की मदद कर रहे हैं उसके पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसी ने अफवाह फैलाई कि रमेश पैसे अपने लिए रखता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों के लिए हमने सब कुछ किया वही शक की नज़र से देखने लगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बात आगे की तरह फैल चुकी थी। कुछ लोग खुलकर मेरे खिलाफ बोलने लगे। दुकान पर आने वाले ग्राहक भी कम हो गए। माँ ये सब देखकर चुपचाप रोती थी। सीमा मुझे हिम्मत देती लेकिन मैं भीतर से टूटने लगा था। मुझे पहली बार लगा कि शायद अच्छा बनना गलती है। पूजा ने मुझे संभाला। उसने कहा, भैया अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत क्या है। सच को सामने आने में समय लगता है लेकिन वह आता जरूर है। उसकी बातों में भरोसा था लेकिन हालत बहुत भारी थी। कुछ दिन बाद नगर पालिका से नोटिस आया कि फंड की जांच होगी। लोग कहने लगे अब रमेश बच नहीं पाएगा। मैं हर रात यही सोचता कि अगर जांच में कुछ भी गलत समझ लिया गया तो हमारे सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर भी मैंने सारे कागज ईमानदारी से जमा कर दिए। हर खर्च का हिसाब, हर नाम, हर तारीख सब साफ था। जांच के दिन अधिकारी आए। उन्होंने फंड से जुड़े कई बच्चों और महिलाओं से बात की। राधा भी आई जिसने कॉलेज पूरा कर लिया था। उसने सबके सामने कहा, अगर रमेश भैया न होते तो मैं आज ही आने होती। सिलाई सीखने वाली महिलाएं भी आई और बोली कि इस काम ने हमें अपने पैरों पर खड़ा किया है। पूजा ने भी अस्पताल से जुड़े दस्तावेज दिखाए जिनमें इलाज और दवाइयों का पूरा रिकॉर्ड था।
धीरे धीरे अफसरों का रवैया बदलने लगा। उन्होंने कहा कि शिकायत झूठी है और फंड पूरी तरह पारदर्शी है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि शिकायत उसी आदमी ने की थी जिसने मुझे शहर में दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया था। उसे गुस्सा था कि मैंने उसका साथ नहीं दिया। ये जानकर मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैंने उसके खिलाफ कुछ कहने से मना कर दिया। मुझे लगा नफरत से सिर्फ नफरत बढ़ती है। जांच के बाद लोग शर्मिंदा होकर मेरे पास आने लगे। जिन्होंने बुरा कहा था वे वही माफ़ी मांगने लगे। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे लगा अगर मैंने माफ़ करना नहीं सीखा तो मेरी सारी सीख बेकार है। दुकान का काम फिर से चल पड़ा। माँ पहले से बेहतर महसूस करने लगी। सीमा ने कहा यह मुश्किल वक्त हमें और मजबूत बना गया। पूजा ने सुझाव दिया कि अब फंड को कानूनी रूप दिया जाए ताकि भविष्य में कोई सवाल न उठे। सबने इस बात से सहमति जताई। हमने मिलकर ट्रस्ट रजिस्टर करवाया। अब काम और भी व्यवस्थित हो गया। दूर दूर से लोग जुड़ने लगे। कई बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ने लगी। ट्रस्ट रजिस्टर होने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब काम सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा, आसपास के गांव में भी लोग मदद के लिए आने लगे। पूजा ने अपने अस्पताल में के साथ मिलकर हर महीने मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू करवाए। मैं और सीमा वहाँ व्यवस्थाएं संभालते। माँ हर शिविर से पहले भगवान से दुआ करती कि किसी का भला हो जाए। समय के साथ कई बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली। राधा ने कॉलेज खत्म करके नौकरी शुरू कर दी। सिलाई सीखने वाली महिलाएं अब अपने काम से घर चला रही थी। जब वे बच्चों के लिए साथ हंसती हुई हमारे घर आती तो मुझे लगता कि मेहनत सफल हो गई। एक दिन पूजा ने बताया कि सरकार की तरफ से ट्रस्ट को सम्मान मिलने वाला है। यह सुनकर मुझे खुशी से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ। सम्मान के दिन जब मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे पिताजी का चेहरा याद आ गया। मंच पर खड़े होकर मैंने सिर्फ यही कहा कि मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो सही लगा वही किया। अगर हर इंसान थोड़ा सा भी किसी और के लिए सोचे तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। कुछ महीनों बाद माँ हमें छोड़कर चली गई। दुख बहुत था, लेकिन मन में संतोष भी था कि उन्होंने चैन की सांस ली। सीमा ने घर और ट्रस्ट दोनों को संभाल लिया। उसका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व होता था। पूजा अब हमारी मदद करने वाली नहीं बल्कि हमारी बेटी जैसी बन चुकी थी। वह जहाँ भी जाती लोगों को ये बताती कि अगर किसी ने समय पर हाथ नहीं बढ़ाया होता तो वह डॉक्टर नहीं बन पाती। आज भी मैं उस छोटी सी दुकान में बैठकर सिलाई करता हूँ। मशीन वही है, लेकिन उसके साथ जुड़ी कहानी अब बड़ी हो चुकी है। लोग मुझे बड़े आदमी के नाम से नहीं बल्कि अच्छे इंसान के नाम से जानते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। वह कभी न कभी लौटकर जरूर आती है, कभी लाज बनकर, कभी सम्मान बनकर और कभी सुकून बनकर। पैसे से बड़ी चीज़ इंसानियत होती है और वही इंसान को असल अमीर बनाती है। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उसका संदेश हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल हालत में भी सही रास्ता चुनने की हिम्मत रखता है। अगर आप भी किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है वही एक छोटा सा कदम किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी।